अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए नया खतरा बन गए हैं और ऐसे में सदर मुमलकत के इस बयान ने पूरे मामले को मजीद मुतनाज़ा कर दिया है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल्स की मंजूरी नहीं दी थी, बल्कि अपने मातहत अमले को मुकर्ररा वक्त के अंदर बिल्स वापस भिजवाने की हिदायत कर दी थी, मगर अमले ने उनकी हिदायत पर अमल नहीं किया। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज दोपहर अपने ट्वीट में कहा है कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि क्या ये बिल्स वापस जा चुके हैं, तो मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस जा चुके हैं, मगर मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। सदर मुमलिकत का यह बयान इंतहाई तशवीशनाक है और अगर इनका यह दावा दुरुस्त है तो इसने हमारे रियासती निज़ाम, सदर मुमलिकत के इख्तियारात और मौजूदा सियासी हालात पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। जबकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सदर मुमलिकत ने आईनी तरीक़ेकार के तहत बिल्स वापस भिजवाए थे या वो अब अपनी गलती का मलबा अमले पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अहम बात यह कि सदर मुमलिकत ने अपने बयान में इस कानून से मुतासरा लोगों से माफ़ी मांगकर यह इशारा दे दिया है कि शायद उनका भी यही मौक़िफ़ है कि बेशक उन्होंने इन बिल्स की मंजूरी नहीं दी, मगर इसके बावजूद ये बिल्स बाकायदा कानून बन चुके हैं। जबकि वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर यह मौक़िफ़ अपनाया कि क्योंकि सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से मंजूरी के 10 रोज़ के अंदर बिल्स वापस नहीं भेजे, इसलिए ये बिल्स एक्ट की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। सदर मुमलिकत ने की जानिब से ये बिल्स मौसूल नहीं हुए, जिसका इशारा, जिसका अंदिया उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया है। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत दी गई है। 10 दिन में सदर मुमलिकत के सामने 2 रस्ते हैं, अगर वो दोनों रस्ते नहीं लेते तो उसके बाद फिर वो कानून जो है वो अमल में आ जाता है खुद ब खुद। जी, वो नोटिफाई हो गया है। जी, वज़ीर कानून कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने 10 रोज़ के अंदर ये बिल्स वापस नहीं भेजे, इसलिए ये एक्ट बन चुके हैं, कानून बन चुके हैं। मगर सवाल ये है कि अगर सदर मुमलिकत ने इन बिल्स पर दस्तखत ही नहीं किए तो ये बिल्स कानून कैसे बन गए हैं? क्योंकि जो बात वज़ीर कानून कर रहे हैं वो मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि इस पर आइन खामोश है। इसलिए मुमकिन है कि अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि जब ये बिल पहली बार सदर के पास जाता है और सदर 10 दिन के अंदर इस पर फैसला नहीं करते तो क्या ये खुद कानून बन जाता है या नहीं। आइन का आर्टिकल 75 ये बताता है कि जब कोई बिल सदर मुमलिकत के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो उसके बाद सदर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो सदर पार्लियामेंट से भेजे गए बिल की मंजूरी देते हैं या सदर इस बिल की शिक पर तहरीरी तौर पर एतराज़ात लगाकर 10 दिन के अंदर वापस भिजवा देते हैं। और सदर की जानिब से बिल वापस भिजवाने के बाद बिल ज्वाइंट सेशन से मंजूर करवाना लाजिम होता है। ज्वाइंट सेशन से मंजूरी के बाद बिल दोबारा सदर मुमलिकत को भिजवाया जाता है और फिर सदर 10 दिन में बिल की मंजूरी ना दें तो ये बिल एक्ट बन जाता है। इसके अलावा ये भी अहम सवाल है कि क्या सदर मुमलिकत ने ये बिल्स तहरीरी वजूहात के साथ वापस भेजे थे या अपने अमले को सिर्फ ज़बानी कलामी बिल्स वापस भेजने का हुक्म दिया था। और अगर उन्होंने सिर्फ ज़बानी हिदायत जारी की थी और अमले ने इस पर अमल ना करते हुए बिल्स वापस नहीं भेजे तो क्या ऐसे में ये बिल्स खुद ब खुद कानून बन गए या ये बिल्स मुस्तरद हो गए? इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का यह मौक़िफ़ है कि अगर सदर ने 10 रोज़ के अंदर दस्तखत नहीं किए तो ये बिल्स मुस्तरद तस्वुर किए जाएंगे। आर्टिकल 75 बड़ा वाज़ेह कहता है कि बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जब तक इसको साइन नहीं करते वो कानून नहीं बनता। दूसरी उनके पास ऑप्शन ये होती है कि उसको वापस भेज दें। तो अगर वो साइन भी नहीं किया उन्होंने और वापस भी नहीं भेजा तो फिर ये आइन कहता है कि डीम होगा, ये समझा जाएगा कि वो चूंकि उन्होंने साइन नहीं किया तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है और वो अब वापस जॉइंट पार्लियामेंट के पास ही जाएगा। यानी हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर मुख्तलिफ है। हुकूमत समझती है कि सदर ने 10 दिन में दस्तखत नहीं किए तो ये कानून बन गया है, जबकि अली जफर साहब का ये कहना है
कि सदर ने अगर 10 दिन में दस्तखत नहीं किए तो ये कानून नहीं बनता, ये वापस चला जाता है। अहम बात यह है कि कल बगैर किसी हवाला दिए ये खबर सामने आई थी कि सदर मुमलिकत ने दोनों बिल्स पर दस्तखत कर दिए हैं और इसकी मंजूरी दे दी है, मगर आज शाम तक ना ही इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज सामने आई थी, ना ही ऐवान सदर की वेबसाइट और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की वेबसाइट पर इन बिल्स के कानून बनने का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही इन दोनों बिल्स के कानून बनने का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि कल बिल्स की मंजूरी की खबर सामने आई और कल इसी केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया और कल ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दफा 5 और 9 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जबकि असद उमर को भी आज FIA ने पूछगछ के लिए हिरासत में लिया हुआ है। FIA ने इस केस में सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ फूकर की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया है उसके मुताबिक इंक्वायरी के नतीजे में यह साबित होता है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके दीगर साथियों ने साइफर को अपने जाती मफाद के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को गैर मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाया और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदनीयती के तहत क्लासिफाइड दस्तावेज को कानून के बरखिलाफ अपने पास रख लिया जो अभी तक उनके पास है। इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा कायम करने की इजाजत दी जाती है, जबकि आजम खान और असद उमर के खिलाफ मजीद तहकीकात की जाएंगी। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि साइफर केस में यह मुकदमा 15 अगस्त को दर्ज किया गया, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट आज नोटिफाई हुआ है, यानी मुकदमा तरमीमी बिल की मंजूरी से पहले 1923 के एक्ट के तहत दर्ज किया जा चुका था। इसलिए सवाल यह है कि क्या इस मुकदमे पर नई तरामीम का असर हुआ है या नहीं, और क्या आगे जाके इस मुकदमे में एक्ट की नई तरामीम का रेट्रोस्पेक्टिवली इतलाक होगा या नहीं। कानूनी मामला एक तरफ, सदर मुमलकत के आज के गैर मामूली बयान ने मुल्क की सियासत में भी दोबारा हलचल पैदा कर दी है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सदर मुमलकत के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, मगर इस इकदाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पुश पर खड़ी नजर आती है। ट्विटर पर स्टे स्ट्रॉन्ग आरिफ अलवी का ट्रेंड चलाया जा रहा है, जबकि सदर मुमलकत के ट्वीट पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू करने और हर सतह पर सदर मुमलकत के मौक़िफ़ की तायद और हिमायत का ऐलान किया है। और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयान में कहा है कि अहम तरीन कानूनी बिल्स की तौसीक के अमल पर सदर मुमलकत का मौक़िफ़ संजीदा इक़दाम का तकाजा करता है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, इस पर हम मौक़िफ़ लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, लॉ मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अहमद इरफान असलम साहब ने कहा है कि 10 दिन में ये बिल वापस नहीं किया सदर पाकिस्तान ने, लिहाजा उनके बगैर दस्तखत किए भी ये बिल अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है और नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहली बात यह है कि ये जानना जरूरी है कि सदर आईनी तौर पे होते कौन है। एक तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, दूसरे वो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, तीसरे वो सरबराह रियासत है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियासती फैसले होते हैं वो इन एड टू द प्रेसिडेंट होते हैं, जो कैबिनेट के फैसले भी होते हैं, और IMF के मुआहदे समेत सारे मुआहदे भी उनके नाम पे होते हैं। इसलिए वो एक बहुत मोतबर जगह है। ये जो उनका एतबार है और मोतबरी है, इसको कायम रखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वो प्रोवाइड करता है कि ये वाहिद ओहदा है कि जो कौमी असम्बली है वो रहे ना रहे, तो सदर जो है वो रहेंगे जब तक अगला सदर मुंतखब होकर नहीं आता जी। ये दो बातें मुख्तसर थी। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ कि क्या ये कानून बन गया या नहीं। ये सदर के पास जब आता है तो सदर के पास जो इख्तियार है उसमें से एक ही जो नुक्ता निकलता है, वो मेजर नुक्ता वो ये है कि सदर इस बिल को या मंजूर करेगा और या इसको मुस्तरद करेगा। अब कहते हैं ना रिटर्न करना क्या है, मंजूर नहीं किया ना, रिटर्न करने का और क्या मतलब होता है। मैं आपको दावतनामा देता हूँ, आप दावतनामा वापस मेरे घर भेजते हैं, ये मैं आसान मिसाल आम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो उसका मतलब तो ये है कि आपने मेरी दावत मुस्तरद कर दी है। तो सो दिस इज अ रिजेक्शन इन ऑल प्रैक्टिकल टर्म्स। ये लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, इसका कोई सियासत के साथ ताल्लुक नहीं। एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जो इसके पहले जितने भी मुकदमात हो चुके हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो मना कराता है कि आप रिट्रोस्पेक्टिवली, सिवाय एक के आर्टिकल 6 के अंदर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो 1956 से पीछे जाके कर सकते हैं, बाकी कोई लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग सकता। दो। तीसरा जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सवाल ये है कि इससे क्या कोई सियासी मसला पैदा हुआ। मेरे नजदीक इससे एक आईनी बुरान पैदा हुआ बड़ा शदीद किस्म का, और जहाँ पे एक आईनी सवाल खड़ा हो जाए जो बुरान पैदा करे। और बुरान क्या है कि पाकिस्तान के पास जो रियासत है और पाकिस्तान के लोग हैं उनके दरमियान एक मुआहदा है, उस तहरीरी मुआहदे को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके नीचे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है
और बिल कुछ चीज नहीं होती, उसके पीछे विल ऑफ द पीपल होती है, विल ऑफ द असेंबली। जब तक विल ऑफ द पीपल उसके पीछे नहीं हो, वो कुछ नहीं होता। इस सवाल का अब जवाब जो है वो फाइनली सेटल होना है जाके। कल अगर सदर या परसों अगर सदर एक छोटा सा खत भी लिख देते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो वो आइन के आर्टिकल 186 बनेगा। तो इसलिए ये इतनी आसान बात नहीं है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे चाह रहा हूं कि क्या सदर पाकिस्तान ने अगर इस पे दस्तखत नहीं किए, ना ही वो बिल रिटर्न हुआ है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा? नहीं, ये कानून बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये बिल ही रहा है, इसलिए कि सदर ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। अब सदर के बाद ये बिल जो है ये जाएगा जब भी पार्लियामेंट नहीं। अब तो घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, तो 90 दिन में नई पार्लियामेंट आ जाएगी। इसलिए ये जो बिल है ये वापस जाएगा पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट फिर जो लेकिन अगर आप समझते हैं डॉक्टर बाबर रहमान साहब कि ये एक्ट नहीं बनाए, तो क्या वजह है कि आज अपने ट्वीट में सदर पाकिस्तान ने ये कहा, एक तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने अमले को कहा कि इसको वापस भेजें, उन्होंने तस्दीक की, वापस भेज दिया है, लेकिन उनको इल्म में आया कि नहीं भेजा गया है। लेकिन आज उन्होंने माफी भी मांगी है कि अगर इससे लोग मुतासिर होते हैं तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। अगर आपकी नजर में बगैर दस्तखत किए ये कानून नहीं बनाए, तो सदर पाकिस्तान माफी क्यों मांग रहे हैं फिर कि अगर इससे लोग मुतासिर होते हैं तो मैं माफी मांगता हूं? उन्होंने जो दो बातें कही हैं, ट्वीट आपने भी देखी है, सबने देखी, मैंने भी देखी है। वो ट्वीट का पहला हिस्सा ये है कि मुझे इन बिलों से इत्तेफाक नहीं था, इसलिए मैंने इस पर दस्तखत नहीं किया। इसका मतलब है रिजेक्शन, उन्होंने मुस्तरद कर दिए। दूसरा ये है कि वो अपने अमले को कह सकते हैं, वो खुद डाकिए का किरदार अदा नहीं कर सकते या डिस्पैच राइडर का, कि उठाएं फाइल और सीधे पार्लियामेंट में वापस से ले जाएं। तो उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब नीचे अगर कोई डिसओबीडियंस हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की डिसओबीडियंस, व्हिच इज अ वेरी सीरियस क्राइम। वो तो अगर किसी ने सबोटाज किया है नीचे से किसी अमले ने, और वहाँ जो बैठे हुए हैं, लॉ का पूरा नीचे डायरेक्टरेट होता है, और एक बड़े जमाना पहले एक जज साहब रिटायर हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से, वो गालिबन उसको हेड करते हैं। तो ये तो सारी जिम्मेदारी फिर जाती है नीचे वाले अमले के ऊपर। तो ये डॉक्टर साहब, ये जब इन्होंने नहीं दी और रिजेक्शन दे दी, अगर ये इत्तेफाक नहीं करते, उन्होंने कहा होगा ये बिल वापस भिजवा दें, तो इसका मतलब ये जो भी कम्युनिकेशन हुई होगी इन राइटिंग हुई होगी। क्योंकि मेरे पास एक दो और ऐसे बिल्स मौजूद हैं, खासतौर पर ये जो जर्नलिस्ट एक्ट वाला बिल था अभी, उसमें भी उन्होंने जब ये बिल वापस भिजवाया तो बाकायदा एक लेटर जाता है प्रेसिडेंट ऑफिस से, जिसमें वो कहते हैं कि हम इस बिल को वापस भेज रहे हैं। तो कोई ना कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो हुई होगी या नहीं हुई होगी इस पर? आप ठीक कह रहे हैं शहजाद। अगर किसी ने नहीं की तो उसने इनसबऑर्डिनेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो वायलेशन है, मैंने पहले कहा। और सदर जो है वो इतना ही कर सकते हैं कि जब वो कहते हैं कि मैंने मुस्तरद कर दिया, मिसाल के तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, सदर से नीचे है, वो किस तरह से काम करता है? चीफ मिनिस्टर जो सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर होता है, वो समरी मूव करता है और कहता है कि पैरा सच एंड सच इज अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर उस पर दस्तखत करे या ना करे, वो अप्रूव समझा जाता है। तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स के जरिए से एक्ट करते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने दस्तखत तो किए होंगे ना, जो जब बिल रिटर्न किया होगा तो उनके दस्तखत तो होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट तो मौजूद होगा कहीं ना कहीं। आप कह रहे हैं कि वो अमले ने डॉक्यूमेंट आगे नहीं पहुंचाया होगा? नहीं, मुझे नहीं पता, फैक्चुअल पोजीशन पे मैं नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरी सदर से अभी बात भी नहीं हुई और ना ही मैंने वो पेपर्स देखे हुए हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है, मैंने 3 दफा ऐड किया पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, लॉ एंड जस्टिस को भी 1 दफा ऐड किया, इसलिए मुझे पता है कि प्रोसीजर जो है वो क्या है। और वो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक नीचे वाला अमला जो है वो समरी ले जाना, तैयार करना, उसके ऊपर असेंड लेना, उसके ऊपर नो लेना, और फिर नोट बनाना उसको और कम्युनिकेट करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। सदर ने इंडिया दे दिया कि मैंने रिजेक्ट कर दिए थे, इसलिए कि उन्होंने प्रिंसिपली इनसे इत्तेफाक नहीं था। ये जो सदर की ट्वीट है उससे ये जाहिर होता है, क्योंकि अब इसमें मुख्तलिफ असम्पशंस क्रिएट की जा रही है ना। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सदर ने मंजूरी दे दी हो लेकिन फिर वो पीछे हट गए हो, लेकिन ऑब्वियसली ये बात तो लॉ मिनिस्ट्री भी कह रही है कि दस्तखत तो उन्होंने नहीं किए। हो सकता है कि वो लेके बैठ गए हो, इस पे फैसला ना कर पा रहे हो कि मैं इस पे दस्तखत करूं या वापस भिजवा दूं, और ये मामला कहीं बीच में ही अटक गया हो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। सदर को जानते हैं आप भी, मैं भी जानता हूँ। सदर बड़े क्लियर आदमी है, वो प्रोफेशनल आदमी है। प्रोफेशनल आदमी अपने प्रोफेशन की पहले फिक्र करता है और उसके बाद वो सदर बने हैं। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि वो लेके बैठ गए। लेके कोई नीचे वाला अगर बैठ गया उनके कहने के बावजूद, तो वो हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बाकायदा एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर सदर पाकिस्तान रहते हैं तो इस अमले के साथ कैसे वो काम जारी रखेंगे जो उनके अहकामात ही नहीं मानता? अमला तो रिमूव किया जा सकता है सारे। मोस्टली तो ये जो लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज होते हैं, जो सदर के नीचे डायरेक्टरेट होता है एक,
और दूसरा ये है कि तो कोई ऐसी बात उन्होंने की नहीं अपने ट्वीट में कि वो एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, या फिर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा कि ये एक्ट कैसे बन गया? वो तो सिंपली माफी मांग रहे हैं कि ये एक्ट बन गया, जो लोग मुतासर हैं उनसे माफी मांगता हूं। उनके ट्वीट में कोई ऐसी बात होनी चाहिए थी ना कि मैं इसको चैलेंज करूंगा कि मेरे दस्तखत के बगैर ये कैसे कानून बन गया। अमले के हवाले से कुछ होना चाहिए था कि मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये कुछ नहीं है ऐसा उनके ट्वीट में। ट्वीट के तो शहजाद लफ्ज महदूद होते हैं, उन्होंने जो कहा ट्वीट कर लें ट्वीट में नहीं चले, ये भी प्रिजम्पशन है। और हो सकता है कि वो एक मेरा अंदाजा है कि खत भी लिख दें सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पहले से, इसके 3 पहलू और हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उन पे आप वो लोग जानना चाहेंगे गालिबन, वो मैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताता हूँ। पहला तो ये मैंने बता दिया कि रिट्रोस्पेक्टिवली जो पर्चा हो गया था पहले 18 को, वो जो 23 को कानून बना है 1923 का कानून जो है सवाल ही, हाँ बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। इसलिए अच्छा, उसका नतीजा ये है कि वो बेलेबल ऑफेंस है, फाइल जो आप पढ़ लेंगे वो क्या है, इसलिए वो काबिल जमानत है। अब जो दूसरा जो इसका नतीजा है वो ये है कि एक लिटिगेशन पहले से जो डॉक्ट्राइन ऑफ सब जुडिस है वो लगती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहले से पेंडिंग है एक लिटिगेशन इस हवाले से। तो अब जाहिर है उसमें अगर एक सीएम के जरिए से या सदर एक लेटर के जरिए से या कोई और पार्टी चली जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है, कोई बार एसोसिएशन चली जाती है, कोई जाती हैसियत में कोई प्राइवेट शख्स भी कर सकता है 184(3) का, या उसमें पार्टी बनने के लिए दे सकता है वो 12(2) की एप्लीकेशन। तो जो भी जिस तरह भी होगा, अब इसका हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन मैं इसलिए पूछा था आपसे कि बिल तो बड़ा, ये आर्टिकल 75 बड़ा क्लियर है कि 10 दिन के अंदर फैसला करना है, हाँ या ना, रिजेक्टेड या एसेंटेड। तो ये फैसला अगर नहीं होता तो फिर क्या स्टेटस होता है इस हवाले से? क्या आइन और कानून क्लियर है? क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि अगर 10 दिन में फैसला नहीं हुआ, इट विल बी डीम्ड एज एसेंटेड। नहीं, अगर सदर ने, अगर वो कहते हैं कि मैंने कर दिया था और मैंने ना कर दी थी, तो इसका मतलब यह है कि ये फिर आपको अगली आने वाली पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा। बिल हैज टू बी बैक्ड बाय द विल ऑफ द पीपल। ये सारी दुनिया में ये ग्लोबल कानून है। इसके ऊपर और भी सवाल थे, लेकिन और मुझे ये भी बताएं कि आपको लगता है कि ये जो 15 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई है शाह महमूद कुरैशी पे, इमरान खान पे, इसमें साहब पे भी तफ्तीश की जा रही है, तो क्या ये तरमीम का कोई इस पर असर हुआ है, या ये तरमीम ना भी होती, जो अभी एक कंट्रोवर्सी है, उससे पहले भी जो 1923 का एक्ट है उसके मुताबिक मुकदमा तो दर्ज फिर भी हो जाता ना इमरान खान पर, शाह महमूद कुरैशी साहब पर? मेरे नजदीक तो नहीं हो सकता था कानूनन, इसलिए कि मैं आपको रूल्स ऑफ बिजनेस का मैंने इशारा दिया है, वो भी आप देख लें। और जो एक्सप्लेनेशंस हैं जो 5 और 9 है, उसके अंदर भी आप जाके अगर देख लें तो आपको पता लगेगा कि जहाँ कोई मुल्की सालमियत की बात हो तो वो तो प्रेस तक भी उसके लिए एक्सेप्शंस मौजूद हैं, एक्सेप्शंस उसके अंदर मौजूद हैं। और उसको फिर साथ आप पता है किस तरह पढ़ेंगे, आप उसको फंडामेंटल राइट है एक जो राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का, उसके साथ मिला के पढ़ेंगे ना। ये तो नहीं आप कर सकते कि आप कानून जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसको फंडामेंटल राइट के ऊपर रखें। अच्छा, फिर एक और आर्टिकल है, वो लेस अनसंग हीरो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सबसे मौसर है मेरे नज़दीक, मैं अक्सर उसको एजिटेट करता हूँ कोर्ट्स के सामने। वो है आर्टिकल 8। वो कहता है कि कोई लॉ, यूजेज, प्रैक्टिस या कोई ट्रेडिशन ऐसी जो किसी फंडामेंटल राइट से किसी जगह मुतसादम हो, वो नॉन एस्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वॉइड है जहां तक सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। तो इसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो अच्छा, लेकिन मैंने पहले बताया डॉक्टर साहब, ये अगर आप इसका सेक्शन 5 पढ़ें, सेक्शन 5 और सेक्शन 9 जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये मामला ये है कि एफआईआर में भी कहा है कि ये बात साबित हो चुकी है कि एक डॉक्यूमेंट था जिसको उन्होंने पब्लिक किया और पब्लिक नहीं कर सकते थे, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उसको तोड़ मरोड़ के भी पेश किया और फिर वो डॉक्यूमेंट अपने पास रख भी लिया। तो अगर सेक्शन 5 मेरे सामने है, ओरिजिनल 1923 एक्ट का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, तरमीम शुदा वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो उसमें तो बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है और आपने किसी के सामने अफशा किया है, या अगर आपने अपने पास रख लिया है या उसकी हिफाजत नहीं की, तो इसका इतलाक तो आप पर होता है। देखिए, पीडीएम इसी में जिस गवर्नर ने ये बनाया था, सारा ट्रिगर किया था इन्वेस्टिगेशन को, आप देख लें। उनके मरियम ने कहा था कि हम छापा मारेंगे और बरामद करेंगे, और जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था उसने कहा कि नहीं नहीं वो तो मौजूद है। इसके लिए फिर एक दफ़ा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि आप देखिए कि कैबिनेट डिवीजन के अंदर इसके रूल्स मौजूद हैं, मैंने आपको हिंट ड्रॉप कर दिया, वो देख लीजिए जरा एक दफ़ा, क्योंकि आइसोलेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता।
जब कोई केस बनेगा तो लॉ की जिसकी वायलेशन आप कह रहे हैं वो आपने होलसम इन टोटलिटी पूरा सामने रखना होगा, फिर केस बनेगा। तो इसलिए ये जो शाख नाजुक में बना हुआ आशिया है और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आज जल्दी में जो नोटिफिकेशन हुआ है वो भी काम नहीं आ सकता, इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के बाद अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया है और इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जो दोनों नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के और आर्मी एक्ट के, उसमें ये कहा गया है इट इज़ डीम टू हैव असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और आज लॉ मिनिस्टर ने भी ये बताया कि 10 दिन के अंदर अगर प्रेसिडेंट ने दस्तखत करके ये वापस नहीं किया तो इट विल बी डीम्ड असेंटेड, यानी कि मंजूर उसको समझा जाएगा। आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि मामला इतना सादा है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, या आपके ख्याल में इसमें अभाम है कुछ? बिल्कुल कोई अभाम नहीं है। मैंने भी लॉ मिनिस्ट्री का जो प्रेस रिलीज देखा है उसमें कोई किसी किस्म का सुकम नहीं है और बिल्कुल आइन का तकाजा यही है। और आइन के साथ अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस देखेंगे जो कि भी आइन ही के तहत बने हुए हैं, उसके तहत बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोई अहकामात जारी किए जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के हों, चाहे वो सदर मुमलिकत के हों या किसी मिनिस्टर के हों, तो वो इन राइटिंग होना चाहिए। और अगर वो इन राइटिंग नहीं है तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब इस पर्टिकुलर मैटर में आर्टिकल 75 बड़ा क्लियरली 2 ऑप्शंस देता है सदर मुमलिकत को कि जब उनके पास से पास हुआ हुआ कानून आए तो वो उसके ऊपर असेंट दे दें या अपने तहफ़्फ़ुज़ात तहरीर करके वापस भिजवा दें। वो उसमें तरामीम का भी कह सकते हैं, वो उसके मुतल्लिक जो कोई कानूनी हुक्म है उसकी निशानदेही कर सकते हैं जी। वो ये भी कह सकते हैं कि इस मामले को वो आइन से मुतसादम देखते हैं और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उसको रिकंसिडर कर लें। ऐसा नहीं हुआ और अगर ऐसा न हो तो वो सदर मुमलिकत उसको बगैर किसी एतराज़ के वापस नहीं भेज सकते और ये तसव्वुर होगा 10 दिन के लैप्स के बाद कि उन्होंने अपना असेंट दे दिया है। अच्छा, इसके पीछे एक असूल है। जी जी मैं ये पूछ रहा था क्योंकि इस केस में तो ऐसा लगता है कि सदर कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत भी नहीं किए और वो कह रहे हैं कि अमले ने वापस भी नहीं भेजा, यानी कि 10 दिन गुजर गए थे और ये सदर पाकिस्तान के पास या सदर हाउस में ही मौजूद था। तो फिर उसकी क्या सूरत होगी? आप समझते हैं कि फिर वो ऑटोमेटिकली मंजूर समझ लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं उसकी वजह बता देता हूँ मैं क्यों इस तरह सोचता हूँ और आइन क्यों ये कह रहा है। अब आइन में ये 2 बातें तो आ गई कि या वो असेंट दे दें या वो उसको वापस भेज दें। और एक तीसरी जो एक इख्तरा बनाई जा रही है इस चीज़ को उलझाने के लिए और इसको ऐसे अभाम में डालने के लिए कि सदर मुमलिकत अगर दस्तखत ना करें तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एग्री नहीं किया। आइन ये नहीं कहता। आइन कहता है कि अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप लिख के दीजिए कि आप डिसएग्री करते हैं, ज़बानी अहकामात कोई चीज़ नहीं है। याद रखिए हमारे मुल्क में जो आइन है उसमें सदर मुमलिकत को वीटो का इख्तियार नहीं है। वीटो का इख्तियार पार्लियामेंट को है। वीटो का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को दोनों सूरतों में है। एक, अगर सदर मुमलिकत की तरफ से कोई कम्युनिके ना आए तो तस्वर होगा कि वो 10 दिन अगर एडवाइस को चले गए हैं, 10 दिन उनके पास बिल को पहुंचे हुए हो गए हैं तो तस्वर होगा कि वो उसको असेंट दे दी गई। अच्छा अशरफ साहब, इसमें अभी ये इन राइटिंग दिया था या नहीं दिया था, ये वजाहत तो मेरे ख्याल से सदर पाकिस्तान की तरफ से आने पड़ेगी क्योंकि उसमें उन्होंने अपने ट्वीट में तो ये लिखा है आई आस्क्ड माय स्टाफ। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो 75(3) में है, वो सेकंड इंस्टेंस में है। दूसरी मरतबा अगर ज्वाइंट सेशन से अप्रूव होकर बिल जाता है सदर पाकिस्तान के पास और सदर मुमलिकत 10 दिन में उस पर फैसला नहीं करते तो उस सूरत में लिखा हुआ है कि वो समझा जाएगा कि ये कानून बन गया है।
ये फर्स्ट इंस्टेंस था, यानी कि सेनेट से अलग पास हुआ, नेशनल असेंबली से अलग पास हुआ और फिर सदर पाकिस्तान के पास गया और उन्होंने इस पे फैसला नहीं किया। तो जो 75(1) है जो कि इस रेलेवेंट क्लॉज है इस केस में, वहां पे तो ये कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ कि डीम्ड असेंटेड, वो 75(3) में लिखा है। सेकंड इंस्टेंस में अगर जाता है, आप कह रहे हैं कि अगर कानून इतना क्लियर होता तो फर्स्ट में भी लिख देते कि अगर उस वक्त भी सदर पाकिस्तान कोई फैसला नहीं करते इट वुड हैव बीन डीम्ड असेंटेड। ये तो नहीं लिखा हुआ वहां पे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई तशरीह की भी जरूरत नहीं है। मैं वजह बताता हूँ। इसलिए तशरीह की जरूरत नहीं है कि ये तो नहीं हो सकता, वरना अगर ये तशरीह कर दी जाए तो हर सदर मुमलिकत जब किसी को वीटो करना चाहे तो वो कहेगी इस फाइल को मैं वापस ही नहीं भेजता, या यानी फर्स्ट इंस्टेंस में, यानी सेकेंड इंस्टेंस में कि वो ना उसके ऊपर हाँ करें ना करें, ना एतराज़ात लिखें और फाइल को अपने पास रखते। तो फिर क्या होगा? फिर क्या ये आप उस तशरीह के जरिए फिर ये सदर मुमलिकत को इख्तियार दे रहे हैं कि वो इस मामले को इनडेफिनेटली अपने पास रख ले। अरशद साहब, दो ऑप्शन है ना सदर के पास। तो अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट केस में भी अगर वो वापस 10 दिन टाइम लैप्स हो जाता है तो वो डीम्ड असेंटेड होगा, यानी कि कानून समझा जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं अप्लाई होता कि वो डीम्ड रिटर्न समझा जाएगा, कि वो वापस चला गया है? ये क्यों नहीं हो सकता फिर? क्योंकि सेकंड में लिखा हुआ है he has to give reasons. Without reasons you can't return it. सही। और ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। मेरे पास इस वक्त आइन अगर होता तो आपको पढ़ के सुना देता। मेरे पास है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ जी, मैं सुना देता हूँ। 75(1) का बी जो है वो ये कहता है, इन द केस ऑफ बिल अदर देन अ मनी बिल, रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा व्हिच इज पार्लियामेंट विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफिक प्रोविजन देयरऑफ be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. ठीक, तो ये तो नहीं लिखा उन्होंने। अच्छा, अगर कहते हैं अगर तो कोई राइटिंग में उन्होंने अपने अमले को कहा कि आप इसको रिटर्न करें, क्योंकि जाहिर सी बात है खुद तो बैठ के वो नहीं टाइप करते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने अमले को कहा कि आप ये लिख के भेज दीजिए कि मैं ये बिल रिटर्न कर रहा हूं, जैसे उन्होंने और बिल रिटर्न किए हैं, लेकिन अमले ने ये काम नहीं किया जो वो कह रहे हैं अपनी ट्वीट में, फिर क्या होगा? हाँ, तो फिर मुझे बताइए, क्या उन्होंने तादीबी कार्रवाई की? क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा? क्या उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी कि मैंने ये नहीं? तो फिर इसकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी बात करने की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि आप उसके ऊपर अपने जो है वो लिखेंगे, और अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर ये तस्वर होगा कि आपने उसको असेंट कर दिया आइन के तहत। अगेन आई विल आस्क यू दिस अरशद साहब, के एक लेजिस्लेशन के मामले में, एक तो वो एक अलग बहस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जब पास हो रहा था तो अपने हुकूमत के लोग इस पर एतराज़ कर रहे थे कि ये एक ब्लैक लॉ है, फिर उसको डाइल्यूट किया गया, तो बिल के अपने मेरिट्स के ऊपर एक अलग बहस है। लेकिन ये आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि अस्यूम कर लिया जाएगा कि ये बिल बन गया है, वंस अगेन आई विल से कि ये आइन का मामला है, ये कानून बनाने का मामला है, इसमें कैसे अज्यूम किया जा सकता है अगर स्पेसिफिकली वहां पे लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि 75(3) में लिखा हुआ है, जहां पे ये कहा हुआ है कि जॉइंट सेशन से अप्रूव होकर आता है, तो फिर सदर पाकिस्तान अगर ना भी इसको मंजूर करें वो डीम्ड असेंटेड होगा। लेकिन ये 75(1) में नहीं लिखा हुआ है इसको, तो फिर अज्यूम करके हम कानून साजी कर दें? जी, मैं एक सिनारियो हम ये देखते हैं, और वो सिनारियो ये है कि सदर पाकिस्तान ने कहा है कि मैं इन बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करता, ये कानून नहीं बनना चाहिए, और पार्लियामेंट जो है उसको पास कर देती है और सदर मुमलिकत के पास भेज देती है, तो सदर मुमलिकत उसको दस्तखत नहीं करते और अपने पास ही रहने देते हैं, तो वो असेंट तस्वर होता है। ठीक, इसमें तो कोई अभाम नहीं है जी। जॉइंट सेशन अब उसी को लेके चलिए कि सदर मुमलिकत के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, और वो है कि जब सदर मुमलिकत जो है वो उसके ऊपर एतराज़ात करते हैं तो वो 10 दिन के अंदर भेज सकते हैं। अगर 10 दिन में वो एतराज़ात ना करें तो ये डीम्ड नहीं होगा कि उन्होंने एक्सेंट नहीं दी। इस तरह का कोई बिल्कुल भी तस्वर नहीं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर ये तस्वर दे दिया जाए तो फिर कितना आसान होगा प्रेसिडेंट के लिए कि वो हर बिल को, हर इस तरह की चीज को अपने पास रखे और फैसला ना करे उस पे। हाँ, वन लास्ट क्वेश्चन अरशद साहब,
कि अब ये दो मामला हैं, एक तो जो एफआईआर कटी है इमरान खान के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, वो 1923 एक्ट के तहत है और उस वक्त तक ये बिल नहीं बना था, और दोनों सेक्शन 5 और 9 जिसका जिक्र है उस एफआईआर में, उन दोनों में अमेंडमेंट भी हुई है। तो अब जो ये केस चलेगा ये ओरिजिनल एक्ट के तहत चलेगा या आज जो बिल कानून मंजूर हुआ है, जो एक्ट बन गया है, उसके तहत चलेगा? देखिए, नैब का कानून जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो वहां पे भी यही बात की गई थी कि जनाब जब ये जुर्म सरजद हुआ उस वक्त ये सजाएं नहीं थी और ये प्रोसीजर नहीं था और ये अदालतें नहीं थी, क्योंकि वो तो एंटी करप्शन वगैरह के या एफआईए के कानून के तहत थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस तरह के मामलात हैं उसमें अगर अदालतें बदल जाती हैं या सजा बढ़ जाती है तो वो रिट्रोस्पेक्टिवली किया जा सकेगा, बट वो एक तशरीह की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो 3 छोटे छोटे सवाल हैं। ये सारा जो हिजान हो रहा है, इस हिजान का हल क्या है? इसका हल बहुत आसान है अगर कोई करना चाहे, और वो कुछ यूँ है कि सदर मुमलिकत उन अशखास के नाम बता दें जिनको उन्होंने अहकामात जारी किए, और ये बता दें कि उन्होंने उससे सरजनिश की, क्या किया, उनको सजा दी। नंबर 2 कि वो क्या अहकामात जो है वो ज़बानी थे या लिख के थे। तीसरी बात, उन्होंने कहीं अपने ट्वीट में, कहीं भी प्रेस रिलीज में, किसी भी जगह ये नहीं कहा कि उनको जो आइन का तकाजा है कि वो वजूहात बताएं या वो ऑडिशन बताएं या वो तशरीह करना चाहें कि वो क्या एतराज़ात हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये फाइल को वापस भेज दिया जाए। ठीक है, ये 3 बातों का जवाब और इसका जवाब कौन लेगा? वजाहत आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अशतर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे इसी इशू पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर भी क्या कानून बन गया है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद साहब, आपका क्या व्यू है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और हुकूमत का मुख्तलिफ व्यू, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उन्होंने कहा है कि 10 दिन में अगर सदर पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया था तो ये तस्वीर किया जाएगा, ये समझा जाएगा कि ये कानून बन गया है। आपको लगता है मामला इतना ही सादा है या ये भी इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, ये बात तो सही है कि कोई एक्सप्लिसिटली हमारे आइन में इस बारे में नहीं लिखा हुआ कि अगर वो 10 रोज़ की मुकर्ररा मुद्दत में ना उसकी मंजूरी देते हैं ना उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो फिर क्या ये कानून तस्वर किया जाएगा कि मंजूर हो गया है या तस्वर किया जाएगा कि सदर ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। इसमें वाज़े तौर पे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्शन वाली बात जो आइन के जिस आर्टिकल में की गई है वो चूँकि उसको ब्लैंकेट पावर नहीं देता कि आप या तो इससे एग्री कर लें या डिसएग्री कर लें। डिसएग्रीमेंट की शक्ल में उनको मुतय्यन उसके ऊपर अपने मैसेज के ज़रिए ऑब्जेक्शन भेजने होंगे पार्लियामेंट को, ताकि पार्लियामेंट उसको कंसीडर कर सके। ये उसकी स्पिरिट है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक ब्लैंक मैसेज भेज दें और उसको समझा जाए कि वो उनका एतराज़ है। ये तो मेरे ख्याल में, इससे मुझे तो कम अज़ कम ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अगर उनको उसके ऊपर, यानी वो रिजेक्ट करने के उनके पास इख्तियारात नहीं है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या कबूल कर लिया, वो सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए उन्हें मुतय्यन वो मैसेज भेजना पड़ेगा। लेकिन तो बिलाल साहब, अगर उन्होंने मैसेज किया हो, एतराज़ किया हो, लेकिन अमले ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया होगा तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा? ये तो बहुत ही सीरियस बात है। फिर तो वो कानून ही नहीं होगा। फिर तो ये पक्की बात है, क्योंकि अगर सदर मुमलिकत ने वो मैसेज भिजवाया और अमले ने उस मैसेज को गायब कर दिया तो सदर मुमलिकत को फिर कौम के सामने आके माफ़ी मांगने की बजाय और अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त करने की बजाय अपने अमले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई को इनिशिएट करना चाहिए था और उसके बारे में बताना चाहिए था कि ये हुआ है और मैंने ये कर दिया है। आप जब ये माफ़ी मांग रहे हैं तो इसका मतलब है आप तस्लीम कर रहे हैं कि कानून अब कानून बन गया है। वो कैसे कानून बन गया है अगर आपने उसके ऊपर एतराज़ात उठाए थे? तो ये मेरे लिए बहुत समझना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कम से कम जो सदर मुमलिकत के बारे में, ये मैंने अपने यूट्यूब में भी आज ये कहा है कि सदर मुमलिकत पे कम से कम जो बात कही जा सकती है यकीन के साथ कि उन्होंने तसाहुल से काम लिया। उन्हें ब्लैंक कानून वापस भेजने की बजाय कम से कम ये करना चाहिए था कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिख के भेजते। ऑब्जेक्शन के बगैर कैसे हो सकता है? उनके पास इतना अमला है, ऐवान सदर के अखराजात ऐवान वज़ीर आज़म से ज़्यादा हैं।
इसके बावजूद उनके पास सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के बराबर एक कानूनी मुशीर होता है। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते कि अपने ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट करके 2 कवानीन पे भेज सकें, तो फिर वहां बैठे वो क्या कर रहे हैं? सही। और बिलाल साहब, अगर वो साबित कर देते हैं किसी न किसी तरीके से कि उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, अमले ने आगे नहीं भेजा, तो फिर ये जो कानून आज बन चुका है ये रिडंडेंट हो जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल, इसे गैर मौसर होना चाहिए, क्योंकि सदर ममलकत ने उसके ऊपर एतराज़ लगाया। आइन की मंशा ये है कि जब वो एतराज़ उठा दें तो फिर पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट उसके ऊपर या तो तरमीम करेगी सदर ममलकत के एतराज़ की रोशनी में, और फिर उनकी मंजूर करा के फिर उनके पास भेजेगी, या फिर वो उनके अगर मुत्तफाक नहीं करते सदर ममलकत की राय से, तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में भेजेंगे और वहाँ से मंजूर करा के फिर सदर ममलकत को भेजेंगे, और फिर 10 रोज़ की जो शर्त है वो पूरी होने के बाद वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा, अगर सदर ममलकत मंजूरी नहीं भी देते। तो ये मेरे ख्याल में बहुत सीरियस बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करनी पड़ेगी? जैसा आपने भी कहा, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान अगर 10 दिन तक रख के बैठ जाएं और किसी किस्म का फैसला ना करें, ना दस्तखत करें, ना कोई ऑब्जेक्शन रेज करें उस पर रिटर्न, तो फिर क्या होगा इस मामले में? मैं तो समझता हूं कि इस बारे में जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन दूसरी एक इसके बारे में एक इंक्वायरी की भी ज़रूरत है कि फैक्ट्स क्या है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स को जानने की भी ज़रूरत है। और उस बारे में रज़ा रब्बानी साहब ने आज एक तजवीज़ पेश की है कि सेनेट होल सेनेट की एक कमेटी बनाई जाए जो इसके बारे में तहकीक करे, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है कि सेनेट की होल कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट एक तहकीकाती कमेटी बनाए। मेरी राय तो सेनेट के हक में है, क्योंकि अगर वो मौजूद है तो उसी को तहकीक करनी चाहिए, लेकिन तहकीक होना बहुत ज़रूरी है कि हुआ असल में क्या है, इंटरप्रिटेशन का मामला उससे अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब से मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।